हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस हटा पर। और मैं बोल रहा हूँ दुर्गेश पटेल। तो कल अपन ने कक्षा 10 की अध्याय 1 देख रहे थे, प्रश्नावली 1.1। उसके अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी आज अपन को क्या करना है, 5वां क्वेश्चन करना है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये अपन को क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है। तो देखो, जहां पे n का क्या है, प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जहां n प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी डैश डैश डैश, ये n का मान हो जाएगा। तो यदि 6 की घात n लिखा है तो अपन मतलब n का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें कि 5 रखें। तो ऐसा कौन सा n का मान रखें जिससे 6 की घात, जैसे 2 रख दिया तो 6 की घात 2, या 5 रख दिया n का मान तो 6 की घात 5, या ऐसा n का कौन सा मान है जिसको रख देने पर 6 के ऊपर उसकी घात लगा देने पर 6 की घात जैसे 8 लगा दी या कोई और अंक लगा दिया तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये करना है अपन को। जैसे मान के चलो अपन देखते हैं इधर पे कि 6, यदि n का मान 1 रखा तो 6 की घात 1 कितना हो जाएगा, 6 एकम 6। यदि अपन ने 6 की घात 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 36। ठीक है। अब n की मान अपन ने यदि 3 रखा तो कितना हो जाएगा, 6 छम 36 और 6 × 18 और 3 21 216 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा आ रहा है n का मान अपन रखते हैं। इसके आगे भी 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। लेकिन अपन को तो क्या जांच करना है कि यदि जो 6 के ऊपर जब घात लगाते हैं, n का मान रखते हैं, तो क्या 6 जो घात लगाएंगे तो वो कभी भी 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चेक करना। तो पहले तो देख सकते हैं अपन के, जैसे मान के चलो यदि कोई संख्या है वो 6 पे कब समाप्त हो सकती है, 0 पर कब समाप्त हो सकती है। तो क्या होता है, 0 पर समाप्त होने के लिए जैसे मान के चलो या तो 10 होना चाहिए। ठीक है, कौन सी संख्या, जैसे 50 हो गई या 580 हो गई। ठीक है, या कुछ भी ऐसी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कम से कम यदि 1 शून्य है तो 1 शून्य के लिए क्या होगा, 10। जैसे मान के चलो ये 50 लिखा है तो 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो ये लिखा है 580 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 58 गुणा 10 लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो ये लिखा है 4800 तो इसको लिख सकते हैं 48 गुणा 100 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 शून्य यदि होगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी और उसमें एक ही कम से कम 1 शून्य हो तो उसमें क्या रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए। कितना, कम से कम कितना है, 1 10 रहना चाहिए। तो 1 10 रहना चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, मतलब 10 के गुणनखंड करेंगे अपन तो 10 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 और 5। कितने होते हैं भाई, 2 और 5। मतलब जो भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसका कम से कम एक गुणनखंड 2 गुणित 5 होना चाहिए। ना तो अकेला 2 चलेगा ना अकेला 5 चलेगा, दोनों मिला के 2 गुणित 5 होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो यदि 6 की घात n के अपन गुणनखंड करें, 6 की घात n के गुणनखंड करें, ये तो बात समझ में आ गई कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें क्या होगा, 1 10 होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे अपन 6 की घात n लिखा है, इसकी यदि गुणनखंड करें तो क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 की घात n। लेकिन अपन को क्या है कि जैसे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त करना है तो उसके गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 गुणित 5। इसमें 1 2 है लेकिन 5 नहीं है, 5 और होना चाहिए। तो इधर अपन क्या लिख देंगे,
मतलब इसमें 2 और 5 का जोड़ा नहीं है, इस कारण 6 की घात n जो संख्या है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। आ गया समझ में सबको? तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, चूंकि 6 की घात n में 6 के गुणनखंड में केवल 2 व 3 आता है, लेकिन कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है जब उसके गुणनखंड में 2 गुणित 5 आता हो, और इसमें नहीं आता, इसमें तो 2 गुणित 3 आता है। इसलिए लिख देंगे अतः 6 की घात n कोमा n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, आगे समझ, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक उदाहरण में इसी टाइप का सवाल दिया है, उसमें लिखा है 4 की घात, जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो उसके लिए भी अपन इसी तरीके से करेंगे, 4 के गुणनखंड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 गुणित 2, तो इसमें भी 2 आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इस कारण से 4 की घात n भी कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। आ गया समझ में? अब जैसे अपन को जैसे 6वां क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है, ये अपन को चेक करना है। तो देखो इसमें अपन को एक संख्या ये वाली दी है और एक संख्या ये वाली दी है, इन दोनों संख्याओं में अपन को क्या करना है, देखना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है भाज्य संख्या, अपन को कारण बताना है। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए आप कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो पहले तो अभाज्य संख्या समझिए। अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसी संख्या जिसमें 1 का और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। मतलब जैसे 2 में 1 का जाएगा और 2 का जाएगा और तीसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 3 में 1 का जाएगा और 3 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा और 1 का जाएगा, 13 में 1 का जाएगा और 13 का जाएगा, और तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इस कारण से अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो इसमें क्या होगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। इसमें 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का जाएगा। मतलब जिस भी संख्या में
दो संख्याओं से अधिक संख्या का भाग चला जाए उन संख्याओं को भाज्य संख्या बोलते हैं अपन। तो देखते हैं इन दोनों संख्याओं में दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये भाज्य भाज्य तो थोड़ा समझ में आ गया। एक वीडियो डला है, पिछला वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस फर्स्ट संख्या को अपन देख लेते हैं, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, ये संख्या लिखी है। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो यह है कि जैसे 13 का गुणा 11 में करेंगे, जितना आएगा उसका गुणा 7 में करेंगे, फिर ये 13 क्या कर देंगे उसमें जोड़ देंगे, फिर देखेंगे अपन किस किस संख्या का भाग जा रहा कि नहीं। यदि एक का और जो संख्या हल होके आ रही है उसी का भाग जाएगा तो वो अभाज्य बोल देंगे अपन। यदि किसी तीसरी संख्या भी कम से कम 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, 3 से ज्यादा भी संख्याओं का भाग जा सकता है, तो उसको भाज्य संख्या बोल देंगे। तो इससे और सरल तरीका देखते हैं अपन। ये प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस के इस साइड देखो इस साइड देखो, दोनों साइड क्या दिख रहा है अपन को, 13 इधर भी दिख रहा और 13 इधर भी दिख रहा। तो दोनों साइड से क्या करेंगे अपन, 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणित 11 गुणित 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 7 77, 77 एकम 77 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, 77 और 1 78 आ गया। तो इस संख्या में देखो किस किस संख्या का भाग जाएगा, एक तो 13 का जाएगा। ठीक है, अब इधर ये 78 सम संख्या है तो 2 का भी जाएगा और 78 का भी जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो उस संख्या का भी जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए ये संख्या कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इधर अपन क्या लिख सकते हैं, प्रूफ अप कर दिया अपन ने, सिद्ध कर दिया कि कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो बोल देंगे इसमें, चूंकि इस संख्या में दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है या दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। आगे समझ में, तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया कि कौन सी संख्या है, व्याख्या कर दी कि भाज्य संख्या है। अब इस वाली संख्या को देख लीजिए क्या दिया है, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। अब ये प्लस का चिन्ह लगा है, इसके इस तरफ सभी संख्या गुणा में लिखी है, वो ये 5 लिखा है। तो ये प्लस के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ देखना है अपन को, क्या है 5 कॉमन, क्या है उभयनिष्ठ, क्या है 5। तो 5 को क्या करेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो कोष्टक लगा देंगे। कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 7 गुणित 6, ये 5 तो बाहर चला गया, तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस इधर 1 बचेगा। अब इनका गुणा करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 और 2 3 6, 6 चौके 24, 42 और 24 का अपन गुणा करेंगे यदि तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 8 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 का शून्य हासिल 1, 8 1 9 1 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1008। आ रहा समझ में। अब इसमें देखना है अपन को कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा, एक तो अपना 5 का चला जाएगा और ये 1008 सम संख्या है तो 2 का तो पक्का जाएगा कम से कम। ठीक है, 4 का भी जा सकता है, 8 का भी जा सकता है। इसके अलावा इन दोनों का 5 का गुणा 1008 में करेंगे तो जो भी संख्या आएगी उस संख्या का भी भाग चला जाएगा, वो 1 का तो जाएगा ही जाएगा। मतलब इस संख्या में दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। आ गया समझ में। जिस संख्या में
दो संख्याओं से अधिक संख्या का भाग चला जाए उस संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। इधर लिखेंगे चूंकि इस संख्या में दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग चला जाता है इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ये हो गया। आ गया तो आप लोगों को समझ में कि भाज्य संख्या मतलब ये दो संख्या दी थी तो अपन को सिद्ध करना था कि ये दोनों, व्याख्या करनी थी कि ये दोनों भाज्य संख्या है। तो अपन ने क्या कर लिया, इसको हल कर लिया। अब इसका इस प्रश्नावली का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो थोड़ा लंबा है, इस कारण से बोर्ड पे नहीं उतारेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग बुक में देख सकते हैं। ठीक है, मैं बुक में भी दिखा दे रहा आप लोगों को। 7वां क्वेश्चन है, ये देखिए 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देख लिया आप लोगों ने। ठीक है क्वेश्चन। अब इसको अपन हल करते हैं। तो एक जैसे मान के चलो दिया है अपने लिए खेल का मैदान, जैसे ये दिया है खेल का मैदान ऐसा वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार पथ। अब इसमें क्या दिया है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाना है अपन को। तो दो लोग थे, एक तो सोनिया, इधर से चलना स्टार्ट करेंगे जैसे। ठीक है, एक का नाम क्या है, सोनिया, ये चल रही है। और कौन चल रहा है, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, अभी लिख देंगे। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। क्वेश्चन समझ में आ गए। अब इसमें दिया है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान तो ये फिक्स कर लिया अपन ने, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। स्थान भी एक रहेगा, समय भी एक रहेगा और दिशा भी एक रहेगी। ठीक है, सोनिया को इसी मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, एक चक्कर लगाने में, और रवि को एक चक्कर लगाने में इसी मैदान का 12 मिनट लगते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने मिनट बाद वे पुनः जहां से चले थे, मतलब इस स्थान से चले थे, तो कितना मिनट बाद ये पुनः इसी स्थान पर वापस मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में, मान के चलो इस दिशा में चल रहे दोनों। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए अपने लिए कि कितने समय बाद मिलेंगे वृत्ताकार पथ से, जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप के दिए हैं, तो इसमें क्या निकालते हैं अपन, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 18 के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। तो 18 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, इसी प्रकार से 12 के अपन गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 6 आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। तो
तो 12 के गुणनखंड हो गए अपने 2 × 3। आ रहा समझ में? अब इन दोनों का क्या करना है, अपन को एलसीएम निकालना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नई वीडियो बनेगी तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। और लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब इसमें अपन को एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 18, 12 का। तो कितना हो जाएगा? ऊपर वाली लाइन एलसीएम में क्या करते हैं, पहले पूरी लिख लेते हैं, फिर दूसरी लाइन में चेक करेंगे कुछ छूटा तो नहीं है। 1 2 लिख गया, दूसरा 2, इधर ही 1 ही 2 था तो लिख लेंगे, 1 3 लिखा है। इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 6 3 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा? 36। तो इधर लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे अपन, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ये आंसर हो गया इसका। आ गया आप लोगों को समझ में? ठीक। तो ये अपनी क्लास 10 की, कक्षा 10 की पहले अध्याय की प्रश्नावली 1.1 क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो ये कर लीजिए आप। धन्यवाद।